हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्यार बच्चों न्यू बैच। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए प्यार बच्चों। इस वीडियो में हम आपका पूरा पहला जो चैप्टर है शुरुआत से के विद्युत आवेश के बारे में सारा चीज देखेंगे और आपको गारंटी है कि क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और आपको क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो में पूरा अपना जो कीमती समय है वो आपको अतिरिक्त रूप से आप देना पड़ेगा, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए क्लास 12 एनसीईआरटी के अंतर्गत फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसका महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों आपका चैप्टर के अंतर्गत इस चैप्टर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, और ये बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जैक बोर्ड, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी देख सकते हैं, क्योंकि सारा बोर्ड में ये सारा जो टॉपिक है सब सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, पहले बात तो आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चालू होगा, उससे पहले आपका एक शब्द आता है विद्युत। विद्युत क्या है? सब लोग सोचता है कि विद्युत आपके घर पर भी आता है, हर जगह विद्युत है। तो ये विद्युत है क्या? तो सुन लीजिए, विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा। क्योंकि कैसे, जैसे आपको काम करने की ऊर्जा है ना प्यार बच्चों, आप खाते हो तो आपको ऊर्जा मिलता है, उसी प्रकार से जो विद्युत है ना वो भी एक ऊर्जा है। यानी एक विद्युत ऊर्जा का रूप है जो दो वस्तुओं को रगड़ने से उत्पन्न होता है। तो ये आप लोग मान लीजिए दो वस्तु अगर आप लोग लेंगे, अगर ऐसा ऐसा दो वस्तु मान लीजिए, पत्थर ही मान लीजिए, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, कोई भी वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो जो उत्पन्न होगा प्यार बच्चों उसी को विद्युत कहेंगे। जैसे चिंगारी उत्पन्न होता है तो उसको भी विद्युत कह सकते हैं। यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो जो भी उत्पन्न होगा प्यार बच्चों उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत कहेंगे। यानी विद्युत कहे तो एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है। जो विद्युत होता है प्यार बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक प्रकार के ऊर्जा का रूप होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं। ठीक है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, मान लीजिए इस वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है? तो विद्युत का उत्पादन होता है। ओवरऑल विद्युत कभी पूछा नहीं जाएगा क्या है, किसे कहते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं पूछा जाता है, सिर्फ बेसिक है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि विद्युत एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जो दो वस्तुओं को रगड़ने से उत्पन्न होता है। बस इतना याद रखना, ये थोड़ा बेसिक है, बस ध्यान रखना। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को रगड़ने के कारण उत्पन्न होता है। यानी घर्षण के कारण के रगड़ेंगे, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, जैसे पत्थर को पत्थर में रगड़ेंगे तो जो भी उत्पन्न होगा प्यार बच्चों ऊर्जा, जो विद्युत उत्पन्न होगा उसी को हम लोग कहेंगे प्यार बच्चों विद्युत। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए विद्युत का सबसे पहले जो दोस्तों अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन था। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही सर्वप्रथम दोस्तों आवेश पर प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग किया वो सारा चीज बताएंगे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ा करके आवेश के बारे में अध्ययन किया, ये सारा चीज बताएंगे। ठीक है, तो पहले बात जान लीजिए विद्युत का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला कौन था? तो हमेशा याद रखिएगा, विद्युत का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन था। क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। हमेशा याद रखिएगा विद्युत या आवेश, ठीक है, अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक फ्रैंकलिन था। अगर आवेश की बात किया जाए प्यारे बच्चों, जो कि आगे देखेंगे, आवेश का सर्वप्रथम दोस्तों जो देखा था वो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने 600 ईसा वर्ष पूर्व देख लिया था। लेकिन आवेश के बारे में सारा क्रेडिट फ्रैंकलिन को ही जाता है। आगे सारा चीज देखेंगे तो अच्छे तरीके से देखिए, आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जान लीजिए कि विद्युत के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो किया, लेकिन उन्होंने दोस्तों आवेश पर क्या किया? प्रयोग किया। उन्होंने सर्वप्रथम प्यारे बच्चों दो आवेश के दो कांच के टुकड़े लिया। क्या लिया? दो गो कांच लिया प्यारे बच्चों, दो गो कांच का छड़ लिया। क्या क्या लिया? और उसको किससे रगड़ा? तो आपको याद रखना है, बिल्ली की जो खाल होते हैं ना उससे किसको रगड़ा? तो कांच की छड़ को। अब ये दोस्तों जानना चाहता है बेंजामिन फ्रैंकलिन आवेश की खोज जब इसको करना है, विद्युत के बारे में अध्ययन किया तो इसके मन में उत्पन्न हुआ क्यों ना आवेश का खोज करने की। ओवरऑल कहा जाए तो इन्होंने प्रयोग करके देखा। क्या प्रयोग करके देखा? तो आइए देखते हैं। पहले बात तो इन्होंने पतंग उड़ाया। पहले इतिहास जान लीजिए क्या है। लगभग बहुत साल पहले की बात है, 1600-1700 आसपास में, 1750 के आसपास में उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? तो विद्युत का सर्वप्रथम उन्होंने पतंग उड़ाया। ठीक है, पतंग उड़ाया तो उन्होंने ये देखा कि जैसे बिजली कड़कती है ना प्यार बच्चों, उनको झटका उत्पन्न हुआ, उसी के कारण उन्होंने आवेश को अध्ययन किया। तो उन्होंने प्रयोग में क्या लिया? तो हमेशा याद रखिएगा, कांच की छड़ लिया। क्या चीज लिया?
कांच की छड़, ये वाला जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, ये आपका कांच का छड़ इन्होंने लटकाया है। ठीक है, बेसिक से जानेगा तो सारा चीज याद हो जाएगा। ठीक है, ये कांच है। एक और प्रयोग में इन्होंने कांच लिया इस प्रकार से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तुरंत याद हो जाएगा आपको। फिर उन्होंने कांच लिया, कांच की जो छड़ है प्यारे बच्चों, इसको किससे रगड़ा, तो हमेशा याद रखिए जो कांच की छड़ है इसको रेशम से रगड़ा गया। किससे रगड़ा गया है? रेशम से, यानी से रेशम से इसको रगड़ा गया। किससे रगड़ा गया? रेशम। ठीक है, रेशम या कहिए बिल्ले के खाल से। किससे प्यारे बच्चों? बिल्ले के खाल से इन्होंने रगड़ करके इन कांचों को लटकाया, तो इन पर ध्यान आवेश उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? ध्यान आवेश। ध्यान से देखेगा, जब बिल्ले के खाल से किसको रगड़ा गया? कांच की छड़ को रगड़ा गया, तो इस पर ध्यान आवेश उत्पन्न हो गया। कौन सा आवेश? ध्यान आवेश। किसने प्रयोग किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर अगला इन्होंने प्रयोग किया, तो कांच की छड़ को लिया, ठीक है, और इसको किससे रगड़ के लटका दिया? तो हमेशा याद रखना प्यार बच्चों, इन्होंने कांच की छड़ को दोस्तों रेशम से रगड़ के, मतलब बिल्ले की जो खाल होती है ना, उससे रगड़ करके प्यार बच्चों इन्होंने क्या क्या लटका दिया, और दोनों पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो गया। कौन सा आवेश? पॉजिटिव, मतलब प्रतिकर्षण आवेश, यानी कि धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ। और हमको पता है कि सजातीय मतलब समान आवेश रहता है ना, उसमें प्रतिकर्षण होता है। मैट्रिक में पढ़े हैं कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान में आवेश में आकर्षण। यानी समान मतलब सजात, समान जात का प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। यानी ये दोनों के बीच क्या हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। क्योंकि इन्होंने प्रयोग में लिया प्यार बच्चों कांच की छड़ और उसको बिल्ले की खाल से लगड़ा और लटकाया, तो दोनों पर ध्यान आवेश उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने प्रयोग किया, एक कांच की छड़ लिया, दूसरा एवोनाइट की छड़ लिया। किसका प्यार बच्चों? एक कांच की छड़ लिया, दूसरा एवोनाइट की छड़ लिया। चलो प्यारे स्टूडेंट्स को मैंने लटका दिया फटाफट। तो ये देखो, ये कांच की छड़ है। किसकी छड़ है? तो यहाँ पर आप लोग लिख लो कांच की, कांच की छड़। इस पर क्या उत्पन्न होता है? ध्यान आवेश। आपको पता है, देखो आप लोग ये टेंशन मत लो, परिभाषा कवर है, पहले आप लोग समझ जाएगा ना, तो आपको यहीं पर परिभाषा याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पक्का गारंटी के साथ का, तो यहीं पर सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले बात आप इतना याद रखो, कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है, बिल्ले के खाल से रगड़ा जाता है, तो उस पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा आवेश? पॉजिटिव आवेश। तो देखो, इसको भी बिल्ले के खाल से रगड़ा गया और इसको लटकाया गया, जिस पर ध्यान आवेश उत्पन्न हुआ। लेकिन अगला प्रयोग में इन्होंने एक चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? इन्होंने एवोनाइट की छड़ ले लिया। जैसे अलग अलग छड़ होता है ना, कॉपर की छड़, लोहा की छड़, तो इन्होंने एवोनाइट का छड़ लिया। क्या चीज का लिया? एवोनाइट। एवोनाइट की छड़ लिया ना, तो इस पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो गया। कौन सा आवेश? नेगेटिव आवेश। और ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगा, यानी ये इसके पास आना चाह रहा है और ये इसके पास आना चाह रहा है, और जबकि इसके पहले ये था, ये इससे दूर जा रहा था, ये भी इससे दूर जा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि सुनिए, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, जानते हो कि नहीं? प्लस प्लस है तो एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन जब प्लस और माइनस मिलेगा तो एक दूसरे को खींचेगा। मतलब यहां से स्पष्ट हुआ कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेश में आकर्षण होता है। क्वेश्चन बनता है, ये आवेश होता क्या है? अब जाहिर सी बात, अब क्वेश्चन तो बनेगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक दूसरे को आकर्षित क्यों कर रहा है। तो इन्होंने आगे भी प्रयोग किया, वो भी देखेंगे। पहले देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि समान आवेश है, प्लस प्लस है, तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना। प्रतिकर्षण का मतलब दूर भागना, या इसी का एक और नाम होता है विकर्षण। क्या एक और नाम होता है? इसी का एक और नाम होता है विकर्षण। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इतना तो क्लियर है। फिर उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही एक कांच की छड़ लिया और बिल्ले के खाल से लग रहा और लटकाया, तो इस पर कौन सा आवेश आया? उनको पता है कांच की छड़ को लगेंगे तो पॉजिटिव आवेश आएगा। लेकिन एवोनाइट की छड़ को बिल्ले के खाल से लग रहा या नहीं भी लग रहा, तो इस पर कौन सा आवेश था? माइनस आवेश था। तो यहां से पता चल गया कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान में आवेश में आकर्षण होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? आकर्षण। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं भी करेंगे तो बस इतना याद रखना, समान आवेश में प्रतिकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अब बारी आएगी आवेश की परिभाषा की, आपको यही याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। आगे देखिए, आगे आपका क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, आगे आपका देख लीजिए। यहाँ पर आपको देख पा रहा है, इस समान आवेश से प्लस प्लस है,
इधर भी प्लस प्लस है, तो प्लस आवेश एक दूसरे से दूर भागेगा। क्या भागेगा? एक दूसरे से दूर भागेगा। क्यों भागेगा दूर? क्योंकि प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, इसीलिए एक दूसरे से दूर भागेगा। कैसा भागेगा? दूर भागेगा। ये एक दूसरे से मिलना नहीं चाहेगा। ये जो होता है ना, इसके पास आए, ये इसके पास आए, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस आए तो प्लस माइनस में आकर्षण होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्लस को चाहिए माइनस और माइनस को चाहिए प्लस। ठीक है, यही होता है आजकल। ठीक है, तो प्लस को चाहिए माइनस तो इसके पास आएगा, मतलब देखिए यहाँ से माइनस निकलेगा तो इस तरफ आएगा, इधर से प्लस निकलेगा तो इस तरफ आएगा, मतलब यूं ही एक दूसरे को एकदम इस प्रकार से आपका होगा प्यार बच्चों, जो आकर दूसरे को आकर्षित करेगा। जैसा इस फिगर में आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि प्रतिकर्षित करे, प्लस यहाँ से निकल रहा है फिर माइनस पे आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? प्लस से माइनस, और ये माइनस क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। ये आकर्षित हो रहा है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर आकर्षित हो रहा है। बस इतना याद रखना है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान में आवेश में आकर्षण। समान का मतलब प्लस प्लस और असमान का मतलब माइनस माइनस। अब बताइए ये दोनों के बीच क्या होगा? तो अब बताइएगा क्या? आकर्षण। क्यों? सॉरी, प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों अलग अलग ना है, सेम सेम ना है इसीलिए। और प्लस प्लस के बीच क्या होगा? इसमें भी प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों सेम सेम है। अगर प्लस माइनस की बात किया जाए तो इसमें आकर्षण होगा। क्यों आकर्षण होगा? क्योंकि अलग अलग है। अगर माइनस प्लस की बात किया जाए तो क्या होगा? इसमें भी आकर्षण होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अलग अलग जाति रहेगा तो आकर्षण होगा, सेम सेम जाति रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। बस इतना ही जानना है आपको, बस इतना ही। अब इतना तरीके से हम आपको समझाएं, प्रयास किए आपको समझ में आ जाए। अब आवेश की परिभाषा पर लौटेंगे और आपको मजा आ जाएगा याद करने में। देखो अब यहां से देखिएगा तो आवेश, देखो आवेश का दो परिभाषा मैंने लिया है। ये आपका सबसे साधारण परिभाषा, सबसे आसान परिभाषा है, जो आप लोग यूं ही याद कर लेंगे। आप लोग देखिएगा तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों के कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। तो ऐसे कैसे? हम नहीं मानेंगे, सही में नहीं मानने की बात है। पहले प्रैक्टिकल समझोगे तब ना याद होगा। जैसे समझिए, मान लीजिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है। मान लीजिए कोई पदार्थ है, क्या है? कोई पदार्थ है, इस पदार्थ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। क्या हुआ? अरे 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। हाँ, इस पदार्थ से 2 गो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल गया। यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पदार्थ से अपना स्थान छोड़ दिया, तो इस पर 2 गो धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। 2 गो धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? 2 गो धन आवेश। यानी किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन, पहले परिभाषा को समझना है प्यारे बच्चों। धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है, अगर ये समझ जाओगे ना तो आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। पहली बात आपको पेशेंस बना के रखना है। ठीक है, पहला बात मैंने बोला किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जैसे यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर 2 गो धनावेश उत्पन्न हो गया। मान लो किसी पदार्थ पर 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। क्या हुआ? 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, तो इस पर क्या होगा? अब 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया ना, इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? 2 गो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। क्या होगा? 2 गो ऋण आवेश। यानी ओवरऑल कहा जाए, या देख किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है ना, मतलब यहाँ से 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो 2 गो धन आवेश जुड़ रहा है। तो 2 गो निकल रहा है तो 2 गो जुड़ेगा, और जैसे ही कोई आके ऐड हो रहा है तो उस पर 2 गो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। पहले बात आपको कुछ नहीं याद रखना, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश कहलाता है, क्योंकि जैसे ही किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जैसे ही कमी होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो वहां पर 2 गो धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार आप लोग देखिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2 गो इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या हुआ? निकल गया, निकल गया तो 2 गो धन आवेश उत्पन्न हो गया, 2 गो पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो गया, ये हुआ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर क्या होगा? जुड़ गया, जुड़ गया। 2 गो इलेक्ट्रॉन जाके क्या हुआ? जुड़ गया, तो इस पर क्या उत्पन्न हो गया? नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो गया, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। कौन सा आवेश? ऋणात्मक आवेश। और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? यहाँ पर प्लस आवेश उत्पन्न हो गया। यानी आप एकदम बहुत आसान चीज है, बस कुछ नहीं आपको करना है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश कहलाता है, बस। और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋण आवेश कहलाता है। अब देखो, अब पता कैसे चला कि धन आवेश उत्पन्न हो रहा है कि ऋण आवेश? बस इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। यानी आवेश उत्पत्ति का कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। कहेगा कि आवेश किस कारण से उत्पन्न होता है? बस कुछ नहीं बोलना, बस ये बोलना कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से
आवेश उत्पन्न होता है। आवेश को ये मत बोलना कि आवेश उत्पन्न कर दिए, आवेश कभी उत्पन्न नहीं होता है प्यारे स्टूडेंट्स। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे और ये पूछा जाता है 2 नंबर में कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो सारा चीज देखेंगे। पहले आपको समझना पड़ेगा कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है ना, और उससे जो धन आवेश उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आवेश से पैदा मैंने कर दिया, बस इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। मतलब जैसे कि आप लोग बचपन में खेलते हैं, या आप लोग के बचपन में अभी क्या आगे भी करेंगे तो ऐसे से करेंगे, इस प्रकार से इसको आवेशित करेंगे, तो आपका क्या होगा, जो कागज के छोटे छोटे कण होंगे वो आकर्षित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश आ गया है और ये दूसरों को आकर्षित कर रहा है। यानी ओवरऑल कहा जाए बस इतना ही कि इलेक्ट्रॉनों को सिर्फ उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, सिर्फ स्थानांतरण किया जा सकता है। यानी आवेश उत्पन्न होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। समझिए थोड़ा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, इनके धन आवेश उत्पन्न हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे उत्पन्न निकलेगा धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉनों के जैसे ही अधिकता हुआ तो माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। बस इतना ध्यान रखना है। अब परिभाषा देखा जाए, परिभाषा में यही ना लिखेंगे कि हमको क्या मिला, तो हमको मिला किसी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी के कारण उत्पन्न होता है। आवेश उत्पन्न कैसे हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, तो बोलेंगे आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। आवेश किसी पदार्थ का, ये सब पदार्थ है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सब पदार्थ है ना, बताइए। यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यही ना बोल सकते हैं परिभाषा। तो देखिए लिखा हुआ है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। या तो आवेश उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, या तो अधिकता हो रहा है। बस 2 ये चिन्ह हो सकता है कि आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है। आवेश पता है हमको कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से उत्पन्न होता है, या धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। आवेश तो 2 प्रकार का होता है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां से आप लोग समझ गए। देखो आवेश 2 प्रकार का होता है। पहला तो आपका धन आवेश, ऋण आवेश। अभी मैंने बोला किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाता है, धन आवेश कहलाता है, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋण आवेश कहलाता है। और वही चीज ना है, जैसे एक फिगर में आपको पढ़ देता हूँ, जैसे आपको कंफ्यूजन ना, अगर बढ़िया से सुंदर से पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, क्या निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बताओ इस पर क्या उत्पन्न होगा, 2 धन आवेश उत्पन्न हो गया जाएगा ना। क्यों क्यों उत्पन्न हो जाएगा 2 धन आवेश, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल गया। मान लो किसी पदार्थ पर 2 इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, तो बताओ क्या उत्पन्न होगा इस पर, तो -2 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा, माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे तो अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आवेश की ये परिभाषा देखिए सबसे सटीक है। ये अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो यही परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप सभी विद्यार्थियों को, तो अच्छे तरीके से समझिए आवेश का परिभाषा एक्चुअल में होता क्या है। देखिए आवेश का परिभाषा भी आपने देखा कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ के किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यही ना आपने अभी देखा कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। यही देखा, हाँ यही देखा, तो वो वाला ही परिभाषा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ये परिभाषा सबसे सटीक बैठता है, इसीलिए मैंने इस परिभाषा को लिया है। अब ये इसके लेने का कारण और भी है, मैं बताऊंगा आगे। पहले परिभाषा देखिए क्या कहता है, अगर ना समझ में आए तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कहता है आवेश क्या है, तो आवेश किसी पदार्थ का, क्या प्यारे बच्चों, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ के विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। यानी आवेश देखा जाए तो 2 चीज पर निर्भर कर रहा है।
आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर निर्भर करता है। मतलब आवेश यहाँ पर कहा जाए ना, दो चीज पर निर्भर कर रहा है। जैसे आप किस पे डिपेंड करते हैं बताओ? आप डिपेंड करते हैं अपने घर पे, ठीक है, आपका रहन सहन कैसा मिल रहा है। आप अपना डिपेंड किस पे करते हैं? तो घर पर डिपेंड करते हैं, खाना जो मिल रहा है हमको, अपने पापा पर, अपने परिवार पर डिपेंड करते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो टीचर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो वही है प्यार बच्चों आवेश। जैसे आवेश आप लोग हैं, आप लोग किस पे डिपेंड करते हैं? तो आप कहेंगे हम सबसे पहले तो तैयारी पढ़ाई के लिए टीचर पर डिपेंड है और खाने पीने के लिए माता पिता पर। उसी प्रकार आवेश है, आवेश किस पे डिपेंड है? तो विद्युतीय क्षेत्र पर और चुंबकीय क्षेत्र पर। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ के विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है। बोल सकते हैं अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। अब दो चीज आया, एक विद्युतीय क्षेत्र आया, एक चुंबकीय क्षेत्र आया। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विद्युतीय क्षेत्र क्या है, तो समझो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि असमान आवेश में क्या होता है, जब प्लस माइनस को मिलता है तो क्या होता है, आकर्षित होने लगता है ना प्लस माइनस। तो बताओ, आकर्षित होना एक चुंबक का गुण है कि नहीं? अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो एक चुंबक का गुण है कि नहीं? बताइए आप लोग। चुंबक को एकदम पास रखते तो वह आकर्षित होता है कि नहीं? तो बताइए, चुंबक का गुण प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं? ये जो प्लस माइनस आवेश है एक प्रकार का चुंबकीय गुण है कि नहीं? कहोगे हाँ है, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन कर रहा है, इस कारण से प्लस माइनस आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका चुंबकीय गुण। अब विद्युतीय गुण क्या है? देखो, आवेश को जैसे ही विद्युतीय क्षेत्र में रखोगे ना तो उस पर बल कार्य करता है। आगे हम विद्युत तीव्रता का परिभाषा भी देखेंगे। जैसे ही आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं ना, उस कारण पर एक प्रकार का बल कार्य करता है। आगे देखेंगे, इस कारण से जो आवेश है ना मेरे प्यारे लाल, ये विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। पहला बात तो प्लस माइनस आकर्षित हो रहा है, तो ये चुंबकीय गुण है। और आवेश को खुला जगह पर छोड़ दिया जाता है विद्युतीय क्षेत्र में, तो उस पर बल कार्य करता है। कौन सा बल? विद्युतीय बल। इस कारण से कहते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र का भी अनुभव करता है। देखिए, इतना समझा समझा कर कोई नहीं पढ़ाएगा, कहीं भी देख लीजिए। ठीक है, हम पूरा प्रयास करें कि आपको एकदम प्रूफ के साथ सारा चीज समझा दे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो देखिए, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। बस विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? नीचे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, फॉर्मूला तो अब इसका दो होता है, क्यू बराबर एन यू होता है, क्यू बराबर आई टी होता है, जो आगे देखेंगे। ये फॉर्मूला क्या कहाँ से है? तो दसवां से, आई बराबर क्यू बटा टी पढ़े होंगे 10वां क्लास में। जरूर आप लोग प्रॉपर स्टूडेंट जरूर पढ़ेंगे। धारा बराबर आवेश बटे समय, नहीं पढ़े तो सारा चीज याद आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुभव करता है। ठीक है, दोनों का क्या करता है? अनुभव करता है। इसे क्यू द्वारा सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है? स्मॉल क्यू लिखिए या कैपिटल क्यू लिखिए। इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। जैसे आपका घर का नाम होगा तो आपको शॉर्ट में आप लोग अपना साइन करते होंगे, एक के, बिग के, पिक के, टिक के, जो भी साइन करते होंगे उस प्रकार से। इसी प्रकार यहाँ पर स्मॉल क्यू से इसको सूचित करते हैं। और यहाँ पर एन क्या है, ई क्या है? तो देखो, क्यू बराबर एन फॉर्मूला होता है जो सिर्फ क्या निकालने के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन का मान निकालने के लिए। और भी फार्मूला जो होता है न्यूमेरिकल के लिए ठीक है, और बीमा मात्रक निकालने के लिए अलग फार्मूला है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन क्या है, तो नंबर ऑफ 200 संख्या, और यहाँ पर आपका क्या है? ई इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, एन बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नंबर ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। एन के इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वो दिखा रहा है एन, और ये अच्छा, ये दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, और ये दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन है। देखिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा समूचा जाता है, कभी दशमलव में नहीं जाता। आवेश का क्वांटमीकरण में हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हमेशा आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, दशमलव में नहीं होता है। एन का मान 1 2 3 4 5 हो सकता है। आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। देखो, आवेश एक अदिश राशि है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आवेश जो है क्या है? आदेश राशि है। और जो विद्यार्थी पीडीएफ का टेंशन ले रहे, किसी को टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये नंबर मैं दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएगा मैसेज करने के साथ। ठीक है, अब देखिए, आवेश एक अदिश राशि है, सबको पता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब ये कूलाम कैसे होता है, इसका कोई तरीका उरीका नहीं होता है। अब आपका पूछेगा कि आपके पापा का नाम क्या है, तब पूछेगा कैसे आपके पापा का नाम ये है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में बस इतने रखना है कि आवेश का मात्रक कूलम होता है, ये निकालता नहीं है, डायरेक्ट इसका मात्रक कूलम में होता है। ठीक है, हाँ, तो आवेश की विमा 80 होता है, ये बनेगा कैसे बना वो देखिए। आवेश की विमा 80 होता है, क्योंकि ये 80 पहली बार सुने हैं, और जो 11th पढ़े हैं उनको पता है 80 का मतलब क्या है। देखो देखा जाए, चलो हाँ, तो एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, आई बराबर क्यू बटे टी, मैट्रिक क्लास में पढ़े हैं ना, धारा बराबर आवेश बटे समय। तो याद कीजिए, हाँ पढ़े हैं, याद आ रहा है। तो यहाँ से आवेश का मान निकाल लीजिए त्रिज्या गुना करके, तो Q बराबर क्या निकल गया, आई टी निकल गया, क्या निकल गया, आई टी। Q बराबर आई टी किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका आवेश का फॉर्मूला है, क्योंकि Q क्या है, आवेश है, ये धारा I क्या है, धारा T क्या है, समय। तो देखिए आवेश का विमा निकालने के लिए 11th क्लास में नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ। धारा का बीमा क्या होता है, धारा का बीमा हमेशा याद रखिएगा ए होता है, नहीं जानते हो आपसे ध्यान रखना। आई का बीमा क्या होता है, आई भी होता है, ए भी होता है, दोनों होता है। ध्यान से सुनिए, आई का मात्रक या आई का मात्रक मतलब धारा, और ए का मात्रक वही होता है, यानी आई का मात्रक आई, आई का बीमा ए, और टी मात्रक मैंने बोल दिया था, सॉरी। आई का बीमा क्या होता है, ए होता है, या आई भी होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा ए आई का बीमा ए, और समय के बीमा टी, तो ये हो गया ए टी। ठीक है, और बार बार निकालेंगे ना तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बस ये में इसमें प्रॉब्लम आपको शुरू शुरू होगा आप बीमा निकालने में, लेकिन सारा चीज मैं आपको इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, सारा चीज याद हो जाएगा, बस आप रेगुलर बने रहिए। तो यहाँ पर आई का मतलब धारा, धारा का बीमा ए होता है या आई भी होता है। ठीक है, और समय का बीमा क्या होता है, टी होता है, हमेशा याद रखना, टी टाइम, सेकेंड का बीमा भी टी, और टाइम का बीमा टी। और हमेशा बात ध्यान में रखिएगा, बीमा को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और बढ़ के कोष्ठ में रखा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर उल्लंघन हुआ है नियम का, इसको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, देखो आवेश उत्पत्ति का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आवेश उत्पन्न हो रहा है, यानी कि मुक्त जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किसी वस्तु से, उसी के कारण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, किसके कारण, तो आवेश जो उत्पन्न होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। देखो इतना अच्छा तरीका से हम आपको बताएं प्यार बच्चों। अब देख लीजिए कुछ विशेष देख लीजिए, विशेष का मतलब जो ऑब्जेक्टिव होता है इससे रिलेटेड, वो कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखो आवेश के बारे में कुछ जानकारी मैंने लिया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एक कूलम का मान कितना होता है, तो हमेशा याद रखना पड़ेगा 3 गुना 10 की घात 9 ESU होता है। ESU को ही आपको क्या कहा जाता है, ESU को एक और नाम कहा जाता है अस्टैट कूलम, या इसी को क्या कहा जाता है, एक और नाम, एक अस्टैट कूलम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्टैट कूलम, दिख रहा है ना वहां से। हाँ, तो देखिए एक कूलम को एक स्टैट कूलम भी कहा जाता है। एक कूलम बराबर जो होता है इतना मान होता है, लेकिन ESU लास्ट में लगा हुआ है, इसी को स्टैट कूलम भी कहा जाता है। तो आप बताइए एक स्टैट कूलम या ESU बराबर क्या होगा, बताइए, एक स्टैट कूलम बताइए क्या होता है। जो चीज गुना में है इधर आएगा तो भागन हो जाएगा, मतलब 1/3 गुना 10 की घात -29, सॉरी 29 मैंने लिख दिया, -9, ये हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक के स्टूडेंट है, मैथ के स्टूडेंट है, इतना तो नॉलेज सबको होगा कि ये गुना में चीज है, 3 गुना 10 की घात 9, इधर आएगा तो भागा में आएगा, भागा में आएगा तो 1/3 हो जाएगा, और गुना 1/10 की घात 9 आ जाएगा, 10 की घात ऊपर में आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। इतना पता है आपको, हमको पता है। ठीक है, अगर दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं, आगे इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा ना कि आपको क्लियर हो जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो एक कूलम का मान कितना होता है, 6 गुना 10 की घात 9 स्टैट कूलम होता है, इसी का स्टैट कूलम बोले या ESU बोले, दोनों एक ही चीज है। ESU का मतलब क्या है, कितने विद्यार्थी सोच रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है, वहां से पूछ नहीं सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। E का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रो ई से, स्टैटिक ए से, यू से यूनिट, यानी कि विद्युतीय मात्रक ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक मात्रक। ठीक है, हाँ, आवेश का सीजीएस मात्रक, सीजीएस देखिए आप लोग 11 पढ़ोगे तो आपको पता है MKS पत्ते, सीजीएस पत्ते इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से आवेश का सीजीएस मात्रक जो होता है स्टैट कूलम होता है, ये इसी को छोटा मात्रक भी कहा जाता है, इसे फ्रैंकलिन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, उतना गहराई में नहीं पूछेगा, फिर भी मैंने थोड़ा बता दिया कि आवेश का सीजीएस मात्रक स्टैट कूलम होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक स्टैट कूलम का मान अभी ना निकालें, देखिए एक स्टैट कूलम कितना दिया हुआ है, 1/3 गुना 10 की घात -9 कूलम। ठीक है,
और अब इसका बड़ा मात्रक फैराड होता है। क्यों होता है बड़ा मात्रक अब इसका फैराड? क्योंकि 1 फैराड बराबर क्या होता है? 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है लगभग में, यानी कि 1 फैराड 96,500 कूलम के बराबर है। तो देखिए धनात्मक में है, मतलब अब इसका सबसे बड़ा मात्रक है ना, तो कहोगे हाँ बड़ा मात्रक है। अब इसका छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, क्योंकि एक फ्रैंकलिन का जो मान होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कितना होता है एक फ्रैंकलिन का मान? तो इसका मान कितना होता है तो आपको ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, एक फ्रैंकलिन का मान कितना होता है ध्यान दीजिएगा। एक फ्रैंकलिन का मान 3.335 गुना 10 की घात माइनस 10 गुलाम होता है। कितना होता है? देखो एक फ्रैंकलिन का जो मान होता है 3.335 गुना 10 की घात माइनस 10 गुलाम होता है। इतना ज्यादा वीवीआई नहीं है कि ये पूछ दे इसका मान एक फ्रैंकलिन का, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बेसिक के रूप में आपको दे दिया है, ताकि अगर पूछ दे गहराई में तो आप बना सके, ठीक है, तो अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है, इसीलिए अब इसका सबसे बड़ा मात्रक हुआ, ठीक है। एक फ्रैंक हाँ देखिए एक फ्रैंकलिन का मान अभी ना मैंने बोला, देखिए लिखा हुआ, मिला लीजिए, दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक फ्रैंकलिन का मान इतना होता है। देखिए आवेश का देखिए चुंबकीय मात्रक भी एक होता है। आवेश का एक और मात्रक एव कुलाम को है, देखिए एवं नहीं लिखा हुआ, कंफ्यूजन से बचना, एवं नहीं लिखा हुआ है, इसे एव कुलाम बोलते हैं, ईएमयू को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट लिखा हुआ है एव कुलाम, ठीक है। इसका मात्रक एम्पियर घंटा होता है। देखिए आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा भी होता है या एम्पियर सेकंड भी होता है। बस करवा के छोड़ दूं, कैसे वो बताना हमारा फर्ज है ना। हाँ तो देखिए Q बराबर IT आप लोगों को फॉर्मूला अभी ना बताए हैं आवेश का, हाँ तो कहो हाँ, तो यहाँ से बताइए धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इंटू टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड या घंटा होता है ना। टाइम का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड या घंटा होता है ना, इसलिए एम्पियर का मात्रक, आवेश का मात्रक एम्पियर घंटा भी और एम्पियर सेकंड दोनों चलेगा, क्योंकि समय का मात्रक घंटा भी होता है सेकंड भी होता है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट और 1 घंटा में 3600 सेकंड ये होता है। अब देखिए एक एव कुलाम जो होता है ईएमयू का मान कितना होता है, और एक बात याद रखना है, एक ईएमयू जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एव एव कुलाम, ये 10 कुलाम के बराबर होता है, यानी एक एमयू होता है 10 कुलाम के अकेले बराबर होता है। एक एव कुलाम कितना होता है? 10 कुलाम के बराबर होता है, यानी एक कुलाम का मान निकालेंगे यहाँ से, एक कुलाम का मान तो गुना वाला चीज आएगा प्यारे स्टूडेंट इधर, तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मतलब 10 की घात -1 किसके बराबर? एक कुलाम के बराबर। उसी प्रकार मैथमेटिक्स का लॉजिक ही लगा है, ये गुना में चीज था, ये गुना में चीज था, इधर आएगा तो बाटा में आ जाएगा, मतलब 1/10, तो 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात -1, इसलिए एक कुलाम का मान निकालेंगे तो एक कुलाम की घात 10 की घात -1 ईएमयू होगा, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा गहराई में टॉपिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है, एक एमयू बराबर कितना होता है? 10 कुलाम होता है, तो एक एमयू बराबर 10 कुलाम, तो 10 कुलाम मैंने यहाँ से लिख दिया, 10 कुलाम, 10 गुना एक कुलाम का मान कितना होता है? शुरू में बताए थे 3 गुना 10 की घात, एक कुलाम का जो मान है 3 गुना 10 की घात 9 e⁻², शुरू में बताए थे, पहला क्वेश्चन यही था, उसी का मान एक कुलाम का रख दिया, तो एक एमयू का मान e⁻² में इतना होता है। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है, एक एमयू का मान इतना e⁻² में होता है। कहीं पर देख लीजिए ये सब चीज नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको पूरे बेसिक से पूरे गहराई से एकदम बढ़िया से पढ़ाऊं, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाए थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, तो एक, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक माइक्रो कुलाम मिले सॉरी, एक मिले कुलाम लिखा हुआ है, कितना होता है? 10 की घात -3, कितना होता है? एक मिले कुलाम जो होता है 10 की घात -3 होता है, और एक माइक्रो कुलाम जो होता है 10 की घात -6 होता है। कितना होता है? एक माइक्रो कुलाम जो होता है 10 की घात -6 होता है। ये सब आपको मान याद रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक नैनो, इसको क्या बोलेंगे? नैनो कुलाम, एक नैनो कुलाम का मान 10 की घात -9 कुलाम होता है। सारा ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा ना, सारा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक पिको कुलाम, जिसका मान होता है क्या होता है? तो 10 की घात -12 कुलाम। देखो माइक्रो मतलब छोटा होता है, आप लोग सुने होंगे, सॉरी मिली, मैं क्या बोल रहा हूँ, माइक्रो बोल दिया। मिली, एम का मतलब मिली, माइक्रो इस प्रकार से होता है। मिली मतलब जैसे एक मिली में क्या होता है? 1000 होता है ना, उसी प्रकार 1/1000, तो 1/,
देखिए आप लोग जानते हैं किलो का उल्टा मिली होता है, जानते हैं कि नहीं? जानते होंगे, मुझे तो पता है, इतना तो बेसिक पता होगा कि किलो का उल्टा मिली तो माइनस में ना है, यानी कि 1/1000 इसका मतलब होगा। ठीक है, और ऊपर आएगा तो 10 की घात -3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब देखिए ये माइक्रो है, माइक्रो जो होता है माइनस में होता है। एगो मेघा होता है, मेघा जो होता है प्लस में होता है 10 की घात 6। ये देखिए ये है नाइनो, नाइनो का उल्टा होता है जीगा, जो प्लस में नाइन होता है, और नाइनो किस में होता है? माइनस में होता है। अब ये देखो पीको है, पीको माइनस में होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो इतना ध्यान रहेगा। अब देखो ये वाला ऑब्जेक्टिव आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मान क्यू बराबर प्लस माइनस एन के लिए एन का मान संभव नहीं है। मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा 1 2 3 4 जाएगा, ठीक है, 5 6 7 जाएगा, लेकिन कभी दशमलव में नहीं जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब सी नंबर होगा, क्योंकि क्यू बराबर एन का फॉर्मूला आवेश का क्वांटमीकरण में भी आएगा प्लस माइनस एन। एन का मतलब नंबर ऑफ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3, दशमलव में नहीं होना चाहिए, नहीं कभी भिन्न में। तो दशमलव वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाए एन का मान संभव नहीं है, तो एन का मान संख्या में संभव है लेकिन दशमलव में नहीं, इसलिए दशमलव वाला नहीं होगा। राइट आंसर सी नंबर। अगला देख लीजिए, आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है? तो फ्रैंकलिन होता है। कितना होता है? फ्रैंकलिन होता है। एक फ्रैंकलिन को ऐसे सूचित करते हैं, एक फ्रैंकलिन का मान इतना होता है, ठीक है, -10 कूलम, ये होता है एक फ्रैंकलिन का मान। और आवेश का बड़ा मात्रक फैराड होता है, इसलिए नहीं होगा। आवेश का मात्रक कूलम भी होता है, ठीक है, छोटा पूछा गया था। अलो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना, उतना बटे इलेक्ट्रॉन पर मास। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। आगे देखेंगे, आगे आएगा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर मास इतना होता है, आगे आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका अनुपात निकालेगा ना, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन 2025 में आया है, ठीक है, बहुत ज्यादा इतना इजी है कि आप लोग कर सकते थे, हर साल करवाते क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का मान, अरे शुरू में क्या था, रुकिए रुकिए रुकिए, शुरू में क्या था? इलेक्ट्रॉन का, अच्छा दोनों क्वेश्चन सेम है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, इसका सी हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है, ये भी तो सेम क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, याद रखना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। देखिए एक एमयू कितने कूलम के बराबर होता है? तो एक एमयू 10 कूलम के बराबर होता है। कितना होता है? एक एमयू 10 कूलम के बराबर होता है। अगर एक कूलम पूछेगा तो 10 की घात -1 ई के बराबर होगा, ठीक है, ये भी याद रखेगा। ठीक है, एक कूलम, एक एमयू बराबर 10 कूलम, एक कूलम बराबर 10 की घात -1 तो यहाँ पर 10 कूलम हो जाएगा, क्योंकि एक एमयू बराबर पूछा गया, तो 10 कूलम के बराबर है ना, क्लियर? चलो, एक एमयू में कितना ईएसयू होता है? जैसे कि आपको पता है एक एमयू बराबर कितना होता है, एक एमयू बराबर कितना होता है? 10 कूलम, ठीक है, हाँ 10 कूलम होता है। एक कूलम बराबर कितना होता है? तो 3 गुना 10 की घात 9 ईएसयू होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पर बताओ, 10 गुना 1 कूलम कर दूं? हाँ सर, करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 10 गुना 1 कूलम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10 गुना 1 कूलम का मान कितना होता है? तो ये होता है, तो लिख दीजिए 3 गुना 10 की घात 9 ईएसयू। तो इसको किस जगह प्यार बच्चों? तो 3 गुना 10 की घात 10 ईएसयू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिला लीजिए, कहाँ पर मिल रहा है? देखिए अगर आपको लगता है बड़ी स्पीड में सॉल्व करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं थोड़ा धीमा करूंगा। एक एमयू बराबर 10 कूलम होता है, तो 10 गुना 1 कूलम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 गुना 1 कूलम का मान इतना होता है, तो मैंने रख दिया। और गुना में पावर जुड़ता है, पता है ना, तो सेम सेम जाती रहता है तो पावर जुड़ जाता है, सेम जाति का है। देखो 10 10 है, तो इसका पावर जुड़ के 10 हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर बी नंबर। एक फैराड बराबर क्या हो जाएगा? तो एक फैराड बराबर 96,500 कूलम लगभग में होता है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या कहलाता है? तो हमको पता है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धन आवेश कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देख लीजिए, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। देख लीजिए, प्रोटॉन पर आवेश धन में होता है, प्लस में देख लीजिए है ना, इतना होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस में आवेश होता है, इतना देख लीजिए। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, कोई आवेश न्यूट्रॉन पर नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर, ठीक है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो दोनों हो जाए, धनात्मक आवेश हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिर देखिए न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। देखिए प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, तो प्रोटॉन पर थोड़ा सा द्रव्यमान अधिक होता है न्यूट्रॉन से। देखिए यहाँ पर 1.6 10 की घात -27 kg, और इस पर देख लीजिए न्यूट्रॉन पर -27 kg, लगभग दोनों समान होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर अलग होता है 9.1 गुना 10 की घात -31 kg। क्या होता है, न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा है जो आप लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, इतना आसान क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, तो बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर होगा ना। एक और कर देते हैं भाई लोग, बी नंबर हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, तो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान होता है, ये वाला द्रव्यमान होता है 1.6 10 की घात माइनस उन, अच्छा इसका थोड़ा सा 27 kg कर लीजिएगा। ठीक है, इसका 27 kg कर लीजिएगा, या इनमें से कोई नहीं कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 27 kg अभी बताएं इसका द्रव्यमान। विद्युत फ्लक्स स्टार्ट हो गया। देखिए प्यार बच्चों, उम्मीद कीजिए कि मैंने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई खोट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और जो विद्यार्थी अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ये पूरा सारा का पीडीएफ फाइनल लेना चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके कह देना है कि मेरे को पीडीएफ नोट्स चाहिए। ठीक है, साल भर के लिए एक बार थोड़ा सा न्यूनतम फीस होगा जो टाइपिंग कराने में लगता है, बस वही लूंगा, और साल भर एक बार पैसा नहीं लूंगा। और मेरे प्यार बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है ना, तो पैसा नहीं देखेगा। पैसा 10,000 दे करके पढ़ने वाला पढ़ रहा है, 50,000 दे करके पढ़ने वाला पढ़ रहा है, लेकिन गांव वाला से जो है ना ज्यादा नंबर नहीं ला पा रहा है। टॉपर कौन बन रहा है, गांव वाला बन रहा है। कौन बन रहा है, तो ज्यादा गर्ल्स बन रहा है, बॉयज कहने बन रहा है, कि बॉयज को घमंड है कि हम बॉयज हैं, हम बहुत तेज हैं, इस कारण से नहीं बन पा रहा है। वो देखता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन वास्तव में पढ़ाई भी सब कुछ है। इसीलिए थोड़ा समझिए प्यारे स्टूडेंट्स, पैसा पहला बात नहीं देखना, फ्री में पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, अब नोट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाए, तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने का कोई पैसा नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप तैयारी करने के लिए तैयार है ना, तो अगर 1 लाख रुपया दिया जाए ना तैयारी करने के लिए, तो बंदा तैयारी करने के लिए भी तैयार है। कौन, जो पढ़ने वाला है। और ना पढ़ने वाला के लिए फ्री में भी यहाँ पर पढ़ाया ना जाए ना, तो उसको बकवास लगेगा। रियलिटी है, अब जो समझे। ठीक है, कड़वा भी लग सकता है। ना पढ़ने वाला को फ्री में पढ़ाएंगे ना, तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन पढ़ने वाला को लाख रुपया भी दे करके पढ़ने के लिए तैयार है। ये होता है, ये हकीकत है, लेकिन सही बात है। ठीक है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएगा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।